अरे मम्मी कितनी देर हो गई, क्या कर रहे हो आप किचन में? अरे मुझे आज भूख लग रही है, अब कल तक मिलेगा क्या एप्पल खाने के लिए? मैंने कहा भी था कि मैं खुद काट लेता हूँ, लेकिन नहीं, ना आप किसी को करने देती हो ना खुद करके देती हो। अरे भाई ला रही हूँ, पूरा घर सर पर मत उठाया करो। और 6 महीने के दूध पीते बच्चे नहीं हो जो जरा सी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही तुमसे। समय पर खाना दिया जाता है तब तो नखरे दिखाते हो। बेवक्त चिल्ला कर मेरा दिमाग मत चाटो। अब मैं सेब खाने के लिए मांग रहा हूँ, उसमें भी मुझे बातें सुना रही हो मम्मी आप। वैसे दिन भर तो चिल्लाती रहती हो कि मैं कुछ हेल्दी खाता नहीं, अब एप्पल से हेल्दी और क्या खाऊं? हाँ भाई हाँ, ठीक है, सुन लिया। ये ले, तेरे एप्पल कट कर आ गए, खा ले, मिटा ले अपनी भूख। मैं कोई 6 महीने का बच्चा नहीं हूं, तो फिर 6 महीने के बच्चों की तरह छिलका उतार के सेब क्यों खिला रही हो? दांत है मेरे मुंह में, वैसे भी चबा कर खा लेता हूँ। तभी कहूँ इतनी देर क्यों लग रही है आपको सेब काटने में? देख बेटा, तुझे अच्छे से पता है मुझे गंदगी नाम से ही चिढ़ है। पता नहीं इस दुकान पर कितनी तरह के लोग आते हैं, इन सेब को छू छू कर देखते हैं। 10 लोगों को 10 तरह की बीमारियां होती है, सबकी सब इन फलों सब्जियों में ट्रांसफर होती है कि नहीं? तो क्या चाहता है कि सेब के साथ साथ वो गंदगी, बीमारियां, वायरस सब अपने पेट के अंदर डाल लूं मैं एक बार को ना खाऊं मुझे चलेगा, लेकिन गंदगी से नहीं खा सकती। हाँ, अरे मम्मी बस करो, आप तो ना इतनी तरह की बातें बता देती हो कि अच्छे खासे बंदे का खाने से मन ही हट जाए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिंदुस्तान में पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो फल और सब्जी को ठेलों से उठाकर ऐसे ही खा जाते हैं, धोने की भी जरूरत नहीं समझते। एक आप हो जो 20 मिनट तक रगड़ रगड़ के धोने के बाद फिर उसे गर्म पानी में डुबोती हो, और जब इतने से भी आपका पेट नहीं भरता तो फिर उनके छिलके उतार कर उनका आधा स्वाद विटामिन खत्म कर देती हो। मुझे ऐसा लगता है मम्मी, एक तरह की मानसिक बीमारी हो गई है आपको। अच्छा, अगर मैं तुम्हें 100 तरह की बीमारियों से बचा रही हूँ, साफ सुथरा खाना खिला रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ तुम लोगों की सेहत ठीक रहे, तो इसका मतलब मैं मानसिक बीमार हो गई? वाह बेटा वाह। ठीक है, आज के बाद तुम्हें जो खाना है खाओ, मुझे क्या पड़ी है। मैं अपनी एनर्जी तुम लोगों के पीछे क्यों खर्च करूं? एक तो भलाई करो, ऊपर से बातें भी सुनो। आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अच्छा मम्मी चलो ठीक है, अब आप अपना मूड खराब मत करो। आधे घंटे रगड़ रगड़ कर इन सेबों की मसाज करने के बाद आप इन्हें काट कर लाई हो, तो अब खा भी लो। बेटी की बात सुनकर कविता का मिजाज थोड़ा बिगड़ गया था। फिर भी उसकी बातों को इग्नोर करके कविता टेबल पर कांच की प्लेट में रखे हुए एप्पल के टुकड़ों को उठाकर खाने लगती है। अगले दिन, अरे भाग्यवान, कल मैं परवल लेकर आया था, तुमसे कहा था ना परवल की बढ़िया सी सब्जी बना देना, तो कितने दिन में मिल जाएगी वो सब्जी? तुम्हें पता है ना, परवल को तुरंत ना बनाओ तो मुरझा जाता है। अब इतने साल की गृहस्थी हो गई है तुम्हारी, कितनी बार बताना पड़ेगा? अब इतने सालों की गृहस्थी का ताना ना आप मुझे ना दे तो ही बेहतर होगा, क्योंकि गृहस्थी मेरे अकेले की नहीं हुई इतने साल की। आपको भी मेरा साथ निभाते निभाते 25 साल हो गए, तो इतना तो आप भी जानते होंगे कि परवल मैं बिना छिले नहीं बनाती। और ये जो टेबल पर आपके सामने रखा है ना, ये आपका पसंदीदा परवल ही है। क्या बात कर रही हो भाग्यवान, ये परवल की सब्जी है? अरे कोई देख कर कह सकता है कि ये परवल है? तुमने तो उसकी प्राण आत्मा सब निकाल दी। इतना मोटा मोटा परवल का छिलका उतार दोगे तो उसके अंदर बचेगा क्या? ऊपर से कुकर में सीटी लगाकर बिल्कुल हलवा बनाकर रख दिया सब्जी का। पता ही नहीं चल रहा कौन सी सब्जी है। क्या पता कब तुम मेरे मिजाज का खाना बनाना सीख जाओगी। अब तो हमें लगता है कि बहू ही ले आया, कम से कम ढंग का खाना तो खाने को मिले। बाकी की औरतें आधे घंटे में खाना बना लेती है, और एक तुम हो कि तुम्हें 2 गुना समय लगता है खाना बनाने में, और उसके बाद भी सारी सब्जियों का रंग रूप बदल जाता है। अरे पापा, मम्मी को डबल टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आपको पता है जितनी सेवा मम्मी हम लोगों की नहीं करती, उससे ज्यादा सेवा मम्मी सब्जी और फलों की करती है। पहले उन्हें 10 मिनट तक नल के पानी से धोती हैं, उसके बाद उबलते हुए पानी में डालकर 10 मिनट तक छोड़ देती हैं, फिर उसके बाद उनका छिलका निकालती हैं, और तब जाकर सब्जी बनने के लिए तैयार होती है। आपको बात समझ में आई पापा? मम्मी की पूरी रेसिपी नोट कर रखी है मैंने। अरे चुप कर नालायक, जब देखो तब बाप की साइड लेकर माँ की टांग खींचने के लिए चला आता है। अरे तेरे जैसी औलाद को ही निकम्मी औलाद कहते हैं। इतना बड़ा मैंने किया और जब देखो तब आपकी साइड लेने के लिए तैयार रहता है।
मम्मी मैं पापा की साइड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप ये बताओ कि टमाटर का छिलका उतार कर सब्जी में कौन डालता है? अरे मम्मी इतना क्यों सोचती हो आप? सारी दुनिया यही सब्जियां खा रही है ना। और एक आप हो कि टमाटर का भी छिलका निकाल के उसे सब्जी में डालती हो। पूरा दिन किचन में बीत जाता है आपका। कभी कोई सब्जी धोती हो, कभी फलों के छिलके निकालती हो, यहाँ तक कि अंगूर के भी छिलके निकालते हो आप। घंटों लग जाते हैं। इससे तो अच्छा है कि फल लाना ही बंद कर दो। आपको देखते देखते ना मैं भी इरिटेट हो जाता हूँ। हाँ बेटा, माँ को देख कर ना ऐसे ही इरिटेट हो जाते हैं। बीवी आएगी ना तब देखूंगी कैसे जुबान चलाओगे इतनी। जल्दी ईशानी नाम की एक लड़की के साथ रोहन की शादी होती है और ईशानी अपने ससुराल आ जाती है पहली रसोई के समय। देखो बेटा, ये पनीर की सब्जी, पूरी, पकवान ये तो सभी बहुएं बना लेती है। मुझे पता है तुम भी बना ही लोगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ ऐसा स्पेशल बनाओ जो किसी ने पहले खाया ही ना हो, एकदम नया और यूनिक, जिसे जो भी खाए उंगलियां चाटता रह जाए और हमेशा याद रखे रोहन की मुंह दिखाई में ऐसी डिश खाई थी जिसकी आज तक याद आती है। ठीक है मम्मी जी, अगर ऐसी बात है तो मैं आज आपको ऐसी डिश बनाकर खिलाऊंगी जिसे आपने आज से पहले कभी नहीं खाया होगा, आप भी याद रखेंगी। बहू ईशानी रसोई में जाती है और कुछ देर बाद बढ़िया स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेती है। उसके साथ वो आलू दम की स्वादिष्ट सब्जी और आलू की कचौड़ियाँ भी बनाकर तैयार कर लेती है। बहू, रसोई से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बनाया है भाई तुमने? सीक्रेट रेसिपी है माँ जी, अपना सीक्रेट तो मैं आपको नहीं बताने वाली। इतना ज़रूर बना सकती हूँ कि ये स्नैक्स आलू के हैं। आप खाकर बताइए आपको पसंद आए कि नहीं। अरे भाभी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहू के पिताजी के आलू के खेत है। देख नहीं रही, सारी चीज आलू की बनाई है इसने। बुआ जी ऐसी बात नहीं है, जितनी भी चीज़ मैंने बनाई है ना वो सब मेरी बेस्ट रेसिपीज़ हैं। मैं तो बस ये चाहती थी कि आप लोगों को सब कुछ बेहतरीन खाने को मिले। अरे जीजी क्यों बोलकर टांग खींच रही हो? खा कर देखो ना कैसा बनाया है बहू ने। मेहनत तो भाई बहुत करी है, कई घंटों से लगी थी रसोई में। ईशानी सभी को खाना सर्व करती है और उसके बाद बुआ जी, उसकी सास, ससुर और पति के अलावा ननद भी खुशी खुशी खाना खाने लगती है। वाह भाभी, बड़े ही क्रिस्पी टेस्टी स्नैक्स है, मजा आ गया। अरे बेटा, कैसे बनाए हमें भी बता। मान गए भाभी, स्वाद तो है बहू के हाथ में। फिर बहू किसकी है? और भाई सीक्रेट रेसिपी है मेरी बहू की, आज से नहीं देने वाली। हाँ, जब मन करे आप चलिए आना बहू के हाथ का स्वादिष्ट नाश्ता करने। भाभी ये भी अपनी जगह ठीक ही है, इसी बहाने आपके यहाँ आने का मौका मिलता रहेगा। अरे बहू परेशान तो नहीं हो जाएगी ना इस बुढ़िया को खिलाकर? क्या बुआ जी, आप भी अपनों से कोई परेशान होता है क्या? भाई मानना पड़ेगा, बहू के हाथ में स्वाद तो है। ये उर्मिला जी कभी किसी के हाथ के खाने की तारीफ नहीं करती, सबके खाने में 36 कमियां निकालती है। और देखो तो कैसे बहू के हाथ का सब खाना उंगलियां चाट चाट कर खा रही है। अब तो मैं बहू के हाथ का खाना खिलाकर सबकी नजरों में ऊपर चढ़ जाऊंगी। अगले ही रविवार को अपनी सारी सहेलियों को घर पर बुलाती हूँ और बहू के हाथ के स्पेशल स्नैक्स खिलाती हूँ। मेरी सहेलियों को भी तो पता चले कितनी गुणी बहू आई है मेरे घर। अब तो कभी कभी अपने रिश्तेदारों को, तो कभी सहेलियों को, कभी चाचा, कभी मामा, कभी बुआ, कोई ना कोई घर में आता ही रहता। और बहू ईशानी सबको अपने स्पेशल कुरकुरे आलू के स्नैक्स बनाकर खिलाती रहती। कुछ दिन बाद, ईशानी बेटा, तो ऐसा कर आज ना वही आलू वाले स्नैक्स बना ले। मेरी कुछ सहेलियां आज घर पर चाय नाश्ते के लिए आने वाली है। और सुन, थोड़ा ना ज्यादा ही बनाना। अब क्या बताऊं, तेरे हाथ में इतना स्वाद है कि मन करता है बस खाते जाओ खाते जाओ। लेकिन मम्मी जी, अच्छा चलिए ठीक है, बना दूंगी। ईशानी रसोई में जाती है और जाकर जल्दी जल्दी आलू छीलने लगती है। एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। मम्मी जी को मेरे हाथ के आलू के स्नैक्स इतने पसंद आ गए कि हर दूसरे दिन किसी न किसी को पकड़ कर ले आती हैं और मुझे आलू के स्नैक्स बनाने का फरमान जारी कर देती हैं। लेकिन मम्मी जी को कौन समझाए कि स्नैक्स आलू से नहीं, आलू के छिलकों से बनते हैं। अब रोज़ रोज़ इतने सारे आलू के छिलके में लाऊं तो लाऊं कहाँ से? मुझे तो मम्मी जी बड़े धर्म संकट में फंसा दिया आपने। अब सीक्रेट रेसिपी है इसलिए किसी को कुछ बता भी नहीं सकती और ना ही माँ जी की कही हुई बात को टाल सकती हूँ। पिछले 1 हफ्ते में 5 किलो आलू छिलकर
उनकी छिलकों से स्नैक्स बना चुकी हूँ। रोहन भी कई बार कह चुके हैं, तीनों टाइम खाने में ये आलू ही क्यों बनाती हो। अब मैं सबको क्या बताऊं कि इतने ढेर सारे आलू छिलने के बाद कूड़े में भी तो नहीं फेंक सकती ना। इसीलिए मजबूरी में इनको इस्तेमाल करने के लिए तीनों टाइम कुछ न कुछ ऐसा बनाती हूँ कि ये छिले हुए आलू इस्तेमाल हो जाए। लेकिन फिर भी आधे आलू तो मुझे फेंकने ही पड़ रहे हैं। ठीक है, आज तो मैं माँ जी के सहेलियों के लिए स्नैक्स बना देती हूँ, लेकिन अब मैं माँ जी को साफ साफ बोल दूंगी, रोज़ रोज़ आलू के स्नैक्स बना पाना संभव नहीं है। अरे इस तरह तो रसोई का बजट ही हिल जाएगा, ऊपर से खाने की बर्बादी हो रही है। सो अलग सास की सहेलियों के जाने के बाद, देखिए माँ जी, अब ये ना आपका आलू के स्नैक्स खाने का ऑर्डर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हर दूसरे दिन आप किसी को पकड़ लाती हैं और फिर आलू के स्नैक्स करने लगती हैं। अब ये रोज़ रोज़ आलू के स्नैक्स बना पाना पॉसिबल नहीं है। आप समझती क्यों नहीं है? देखो तो, एक तो मैं इनकी तारीफ कर रही हूँ, ऊपर से महारानी मुझे ही बातें सुना रही है। अरे दूर दूर तक रिश्तेदारी में ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने मैंने तेरी तारीफ ना की हो। तुझे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुझे इतनी अच्छी सास मिली है जो तेरे हाथ के खाने की सिर्फ तारीफ ही नहीं करती, बल्कि अपने जानने वालों को भी खाना खिलाने के लिए घर लेकर आती है। दूर दूर तक लोग जानने लगे हैं तुझे और तेरे आलू के स्नैक्स को। माँ जी, आप समझ नहीं रही हो। मैंने कहा ना, अगली बार अपनी सहेलियों को घर पर लेकर मत आइएगा, वरना मैं तो आलू के स्नैक्स बनाने वाली नहीं हूँ। फिर मत कहिएगा कि आपकी बेइज्जती होगी आपकी सहेलियों के सामने। हाँ, देखो तो, थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, चढ़ गई सर पर। बस इसीलिए लोग कहते हैं बहू की ना ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए। जब नई नई शादी होकर आई थी तो बड़ी संस्कारी बनने का नाटक कर रही थी, और अब कोई मेहमान घर पर आ जाए तो तुरंत मुंह टेढ़ा करने लगती है। सास कविता ने बहू को तो कह दिया कि अब वो अपनी किसी भी सहेली को घर पर नहीं बुलाएगी, लेकिन तब भी ये कहानी है एक देवरानी और एक जेठानी की, जिसमें एक तरफ थी जेठानी जो जितना भी खाती कभी मोटी नहीं होती, वहीं दूसरी ओर थी देवरानी जो जरा सा भी खाती तो मोटी हो जाती, और दोनों ही इस बात से बेहद परेशान थी। एक दिन इन दोनों के घर में उनकी सहेली अंबिका आती है। अच्छा अंबिका, तेरा अमेरिका का ट्रिप कैसा रहा तेरे पति के साथ? हाँ यार, मैं भी वही पूछने वाली थी, बता बता। बहुत मजा आया, मेरा तो मन कर रहा था कि मैं दोबारा फिर से वहां जाऊं। वाओ नाइस। अच्छा अंबिका, तुमने उस दिन मीरा आंटी की पार्टी में जो ड्रेस पहनी थी ना, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैं तुमसे पूछना भूल गई थी, तुमने वो ड्रेस कहाँ से बनवाई थी? अरे हाँ, वो ड्रेस मैंने बनवाई नहीं थी, वो तो ऑनलाइन ऑर्डर की थी। अच्छा, क्या मेरी साइज का भी मिलेगा? काजल, ये तो पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा, रुको मैं देखकर बताती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी देखो। वहीं दूसरी ओर काजल की जिठानी मन ही मन हंस रही थी, क्योंकि उसे पता था कि शायद उस ड्रेस का लार्ज साइज अवेलेबल नहीं होगा। अरे काजल, अभी तो इसमें तेरा साइज अवेलेबल नहीं है, पर तू फिक्र मत कर, हो सकता है कुछ टाइम बाद अवेलेबल हो जाए। नहीं यार, रहने दे, मेरा तो मूड ही खराब हो गया। मुझे जब भी कोई ड्रेस पसंद आती है तो मेरे साइज की मिलती ही नहीं है। यही 3 साल पहले जब मैं बिल्कुल पतली थी ना, तब तो सारी ड्रेस मुझे फिट हो जाती थी। अब तो कोई ड्रेस लेने से पहले 3 बार सोचना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि ड्रेस मेरे फिटिंग का है कि नहीं। अरे तू अपना मूड खराब मत कर, उससे अच्छी अच्छी ड्रेसेस अवेलेबल होंगी, तो चेक करना एक बार। नहीं यार, अब मन नहीं करा मेरा, बाद में देखूंगी। अच्छा तू ये बता, जब तू 15 दिन पहले मेरे घर आई थी तो मैं उतनी ही मोटी दिख रही हूँ या उससे ज्यादा मोटी हो गई हूँ? अरे बोल दे, जो भी सच बात है बोल दे। सच बोलेगी तभी तो मैं अपना वजन कम करूंगी ना। देख, ज्यादा तो वजन बढ़ा हुआ नहीं लग रहा, लेकिन हाँ थोड़ा सा बढ़ा हुआ लग रहा है। अच्छा। काजल निराश हो जाती है, लेकिन अंबिका उसे समझाती है। ये देखकर हंसी का मन ही मन सोचती है, इस मोटी को समझाने की जरूरत नहीं है, बल्कि कम खाने की जरूरत है। अरे हंसी का तो कुछ बोलेगी या आज चुपचाप ही बैठी रहेगी? चुपचाप क्यों बैठी हुई है? अब अरे कुछ नहीं, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड के बीच में मैं भला क्यों बोलूं? अरे सिर्फ हम दोनों बेस्ट फ्रेंड कब से हो गए? तू भी तो हमारी बेस्ट फ्रेंड है। मैं जब आई थी तभी मुझे पता चल गया था कि तुम दोनों के बीच कुछ तो हुआ है, लड़ाई हुई है ना तुम दोनों में। अरे जिस इंसान को जुबान संभाल कर बात करनी नहीं आती ना, उससे बात करनी नहीं चाहिए। अपनी बात कर रही है जेठानी जी?
नहीं, तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुम में बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। हाँ, आपको तो बहुत तमीज है। ओफो, कम से कम अभी तो मत लड़ो। दोनों देवरानी जेठानी का नेचर ऐसा ही था। दोनों अक्सर एक दूसरे से लड़ा करती थी। अच्छा ठीक है, बहुत देर हो गई है, अब मैं घर चलती हूँ। तुम लोग प्लीज ज्यादा मत लड़ा करो, ओके? बाय बाय। बाय। चल बाय, दोबारा आना। हाँ। अंबिका चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद ये दोनों बहुएं अपने अपने काम में लग जाती है। रात में अजी देखिए तो, मैं थोड़ी सी मोटी लग रही हूं क्या? नहीं तो। सारे पैसे बर्बाद हो गए। अरे वो दीप्ति मुझे अपनी एक सहेली की शॉप में ले गई थी, जिसने एक नया शॉप खुला है। उस पे पतले होने की दवाइयाँ, मोटे होने की दवाइयाँ वगैरह बिकती हैं। तो मैंने भी दीप्ति और उसकी फ्रेंड पर ट्रस्ट करके वो दवाइयाँ ले ली थी, लेकिन उन दवाइयों का तो असर ही नहीं हो रहा। अरे ऐसे कैसे बिना पूछे तुमने वो सारी दवाइयाँ ले ली? एक बार मुझे बताया तो होता। आपको बताती तो आप तो सीधा मना ही कर देते, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार ट्राई कर लेती हूँ पहले। देखो हंसिका, बिना जांच पड़ताल के ऐसी दवाइयाँ मत लिया करो। तुम्हें पता है इससे कितने सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो अब मैं क्या करूं? मैं मोटी ही नहीं हो रही हूं, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अरे हंसिका, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम अच्छी नहीं लगती तो क्या मैं तुम्हें इतना पसंद करता? बोलो। अरे इतना परेशान मत हो। और इस तरह हंसिका का पति उसे समझाता है। अगले दिन, आज मैंने जो दाल मखनी बनाई है ना, वो सासू माँ को जरूर पसंद आएगी। बड़ी आई सोच रही है कि सासू माँ को इसकी दाल मखनी पसंद आएगी। इसको कहाँ पता है सासू माँ को सिर्फ मेरी कुकिंग पसंद है। आज तो मैंने टेस्टी टेस्टी वेज बिरयानी बनाई है, ये भी सासू माँ को बहुत पसंद आएगा। तब इसका मुंह देखने लायक होगा। वैसे भी खाने की जरूरत तो इसको है, सुखटी कहीं की। दोनों बहुएं जल्दी से अपना डिश लेकर सासू माँ के पास पहुंच जाती हैं। सासू माँ बैठ जाइए, खाना खाने का टाइम हो गया है। वही तो सासू माँ, आप तो आज खाना खाने के लिए 20 मिनट लेट हो गई हैं। अरे बहू, तेरी मौसी सासू माँ का फोन आया था, बस उसी से बात करने लग गई थी और समय का पता नहीं चला, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, क्या बनाया है आज तुम लोगों ने खाने में? वो सासू माँ, मैंने आज आपके लिए आपकी फेवरेट वेज बिरयानी बनाई है। उस दिन मैंने बनाई थी ना, आपको बहुत पसंद आई थी, सेम उसी स्टाइल में। आहा, आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। और माँ जी, मैंने बनाई है दाल मखनी, आपको बहुत पसंद आएगी, वेज बिरयानी से भी ज्यादा। दोनों बहुएं खुशी खुशी अपनी सासू माँ की प्लेट में अपना अपना भोजन परोस देती है और वेट करती है अपनी सासू माँ के रिएक्शन का। हंसिका, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम्हारी दाल मखनी बहुत अच्छी बनी है, लेकिन बहू बुरा मत मानना, काजल की वेज बिरयानी थोड़ी सी और अच्छी बनी है। बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, मैं बहुत खुश हुई कि आपको मेरी वेज बिरयानी पसंद आई। अरे हंसिका, तू निराश क्यों हो गई बेटा? मैंने ये थोड़ी ना बोला कि तेरी दाल मखनी अच्छी नहीं बनी, अरे बहुत अच्छी बनी है। बड़ा बोल रही थी कि सासू माँ को मेरी वेज बिरयानी से ज्यादा इनकी दाल मखनी पसंद आएगी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, इसीलिए बोलते हैं घमंड कम करना चाहिए। अच्छा सासू माँ, आप खा लीजिए, मैं जरा भी आई, मुझे किचन में थोड़ा काम है। हाँ हाँ बहू, जा कर ले। गई होगी रोने। हंसिका किचन में पहुंचती है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। काजल मुझसे सुंदर है ना, इसलिए ये बुढ़िया बस उसी की तारीफ करती रहती है। आजकल तो जमाना ही ऐसा है, जो सुंदर है बस उसी की तारीफ होती है, भले चाहे उसे कुछ आता हो या ना आता हो। ये नहीं देखती कि मैं उससे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, लंबी हूँ और खाना भी अच्छा बना लेती हूँ। आजकल टैलेंट कहाँ दिखाई देता है किसी को। हमें यहाँ पता चलता है कि हंसिका अपनी सासू माँ के बारे में क्या सोचती थी। उसे लगता था कि काजल उससे ज्यादा सुंदर है, इसलिए उसकी सासू माँ हमेशा उसकी साइड लेती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी सासू माँ बहुत अच्छी थी और दोनों बहुओं को हमेशा बराबर समझती थी। इसके कुछ दिन बाद, अरे मेरा वजन तो फिर से 3 किलो और बढ़ गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी हंसिका टीवी पर एक शो देख रही थी जिसमें मोटापे के नुकसान बताए जा रहे थे। हे भगवान, मोटापे के कितने नुकसान होते हैं। आए दिन यूट्यूब और इंस्टाग्राम में भी इसके नुकसान वाली वीडियो देखने को मिल जाती है। क्या करूं? खाना भी मैंने इतना कम कर दिया है और ऊपर से बाहर का खाना तो मैं कई महीनों से नहीं खा रही हूँ, तब भी वजन में कुछ ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है।
क्या हुआ बहू, फिर से अपना वजन नाप रही हो? जी माँ जी, देखिए ना कितना वजन बढ़ गया है। अब तो ना मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ही ज्यादा। अरे काजल बहू, इतना टेंशन लेना ठीक नहीं है। तू जैसी भी है बहुत अच्छी है। वो मेरी सहेली है ना कमला, वो तो तेरी बहुत तारीफ करती है। बोलती है अरे राधा बहन, तुमने तो बहुत अच्छी बहू पाई है। अच्छा माँ जी, सच में? और नहीं तो क्या, हर इंसान एक सा नहीं होता है। हाँ, ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपकी कमियां देखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आपकी अच्छाइयां देखते हैं। और अगर थोड़ी सी मोटी हो गई तो क्या हुआ, वजन तो कुछ समय बाद कम भी हो जाएगा। थैंक यू माँ जी, आप ना बहुत अच्छी हैं। आप हमेशा मुझे मोटिवेट करती रहती हैं। काजल भावुक होकर अपनी सासू माँ को गले लगा लेती है। वहीं ये चीज देखकर हंसिका को बहुत गुस्सा आता है। कल सासू माँ मुझे समझा रही थी तो मुझे लगा कि शायद ये मुझे ज्यादा पसंद करती हैं, लेकिन ये तो इसे भी समझा रही है। समझ में नहीं आता आखिर सासू माँ हम में से ज्यादा किसको अच्छा मानती हैं। तभी डोरबेल बजती है। हंसिका दौड़कर दरवाजे के पास जाती है और दरवाजा खोलती है। अरे पिज्जा वाले भैया, लाइए लाइए। हंसिका अपना पिज्जा लेती है और अंदर आ जाती है। अरे बहू, क्या मंगवाया तूने? माँ जी, बहुत दिनों से पिज्जा खाने का मन कर रहा था तो बस पिज्जा मंगाया है। अच्छा, वो वाला तो नहीं मंगाया ना तूने? वो क्या बोलते हैं उसको, केपीसिकम? कैप्सिकम माँ जी? हाँ हाँ, वही वही। हाँ माँ जी, वही वाला है, कैप्सिकम और मशरूम वाला, मेरा फेवरेट। लीजिए ना, आप भी खाइए। हाँ हाँ, काजल बहू ले, तू भी खा ले बेटा। माँ जी, उसे थोड़ा तो वजन कम करने दीजिए। अगर आप उसे यही सब खिलाती रहेंगी तो उसका वजन और भी बढ़ जाएगा। हाँ हंसिका बहू, ये तो तू सही कह रही है। चलिए माँ जी, अब जल्दी से खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा और फिर इसका टेस्ट भी नहीं आएगा। हाँ हाँ। दोनों सास बहू आराम से सोफे पर बैठकर पिज्जा एंजॉय करती है। वहीं दूसरी ओर काजल उन दोनों को देखती रहती है। मोटी कहीं की, बढ़िया आई पिज्जा खाने वाली। अगले दिन जब काजल वॉक करके वापस घर लौटती है। माँ जी, ये कौन सी वॉक होती है? अभी काजल को बाहर गए हुए सिर्फ 15 मिनट हुए हैं। 15 मिनट तक वॉक करेगी तो पतली कैसे होगी? अरे रहने देना, हो जाएगी धीरे धीरे। नहीं माँ जी, अगर काजल को पतला होना है तो उसे कम से कम आधा घंटा तो वॉक करना ही चाहिए। हाँ माँ, भाभी सही कह रही है। अगर काजल को रिजल्ट चाहिए तो थोड़ी और मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा। अच्छा बेटा। और नहीं तो क्या, आपको कहाँ कुछ पता है माँ जी, हम लोगों को पता है, इसीलिए तो रोज कुछ ना कुछ टिप्स देते रहते हैं। हाँ काजल बहू, थोड़ा 20-25 मिनट टहल लिया कर। और करीब 10-15 मिनट वर्कआउट भी किया करो, तब थोड़ा और जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये सबके सामने आज कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, इनको तो मैं शाम को बताऊंगी। आज तो देवर जी गए काम से। और वही होता है, काजल अपने पति से इस बात को लेकर लड़ने लगती है कि आखिर उसने सबके सामने ऐसा क्यों बोला था। आप ना सबके सामने ज्यादा हीरो मत बना करिए, लास्ट बार कह रही हूँ। अगले दिन फिर से हंसिका का ऑर्डर आता है। हंसिका कुछ दिन से लगातार फास्ट फूड वगैरह खा रही थी ताकि उसका वेट बढ़ जाए। चिल्ल खा लेती हूँ। हंसिका पाव भाजी और डोसा खाने लगती है। क्या करूं, बाहर का खाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन खाना ही पड़ेगा, मोटा जो होना है। हंसिका जबरदस्ती खाने लगती है। वहीं दूसरी ओर उसकी देवरानी काजल ये सब देखकर हंस रही थी। ये तो एक नंबर की कार्टून है, कार्टून। सोच रही है सिर्फ फास्ट फूड खाने से इसका वेट बढ़ जाएगा, कार्टून कहीं की। थोड़ी देर बाद काजल कमरे के अंदर आती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे जिठानी जी, आप मुझे देखकर इतना गुस्सा क्यों होती हो? मैं इतनी बुरी हूँ क्या? बस तू पूछ मत, तू इतनी बुरी है कि मैं तुझे बता भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास ना शब्द कम पड़ जाएंगे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, आपको मुझे जैसा समझना है वैसा समझिए, लेकिन मैं यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने आई थी। क्या? आप इतने दिनों से इतना सारा जंक फूड खा रही हैं, लेकिन आपका वजन तो एक तिनका भर भी नहीं बढ़ा। बल्कि उल्टा ऐसा लग रहा है जैसे आप और पतली हो गई हैं। मुझे पता था तुम यही बोलने आओगी, क्योंकि तुम्हारे मुंह से मेरे लिए कभी अच्छा निकल ही नहीं सकता ना। हाँ, तो कौन सा आपके मुंह से मेरे लिए कुछ अच्छा निकल जाता है कभी? हमेशा सासू माँ के सामने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश करती रहती हैं आप। आपको शर्म नहीं आती? बड़ी होकर भी ऐसी हरकतें करती हैं।
अरे शर्म तो तुझे आनी चाहिए। तूने मोनिका के सामने मेरे बारे में क्या क्या बोला था, मुझे सब पता है। तूने मुझे सुखटी, लकड़ी, चूसा हुआ आम बोला था, कहा था कि नहीं बोल? देख लो, शर्म नाम की एक चीज नहीं है। हंसी जा रही है। चिटानी जी, हमें क्या बोला? ये तो पागल हो गई है, मुझे ही यहां से जाना पड़ेगा। हंसिका गुस्से में अपने कमरे से उठकर चली जाती है। अरे चिटानी जी, अपना ये डोसा तो ले जाइए। काजल आज भी अपनी जेठानी का बहुत मजाक उड़ाती है। देखना, मैं जल्दी पतली हो जाऊंगी और इन सबका मुंह बंद कर दूंगी। हाँ। कुछ दिन बाद दोनों बहुएं जिम ज्वाइन कर लेती है, वो भी बिना किसी को बताए। अब तो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है, देखना जल्दी मोटी हो जाऊंगी और बहुत अच्छी दिखने लगूंगी। वहीं दूसरी ओर काजल भी बड़ी खुश थी। चलो, मैं भी अब जल्दी ही पतली हो जाऊंगी और सबकी होश उड़ा दूंगी। फिर क्या, दोनों देवरानी जेठानी अलग अलग जिम में अपना खूब पसीना बहाने लगती है। एक और जेठानी हंसिका खुद को मोटा करने के लिए खूब जिम करती है, वहीं दूसरी ओर काजल खुद को पतला करने के लिए खूब कार्डियो करती है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और करीब 3 महीने बीत जाते हैं। अरे वाह, मैं तो अब थोड़ी सी मोटी दिखने लगी हूँ। हाँ बहू, सच में तू तो मोटी हो गई है। ये कैसे किया तूने? और काजल भी पतली हो गई है, मतलब दोनों ने धमाल मचा दिया। हाँ, कमाल हो गया। 3 महीने में ही आप दोनों ने आखिरकार खुद को बदल ही लिया। देवर जी, मैंने इतनी मेहनत जो करी थी, ये सब मेरी मेहनत का फल है। बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। सभी लोग जेठानी जी की तारीफ करते रहेंगे या मेरी भी तारीफ करेंगे? अरे मैं तो पहले से बोल रही हूँ कि दोनों बहू ने धमाल मचा दिया है। अरे कमाल कर दिया तुम दोनों ने। काजल, सच में आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। दोनों ने खुद को आखिर बदल लिया था, जिससे दोनों बहुओं को हर जगह से बस तारीफ ही तारीफ मिल रही थी। अमेजिंग, हाँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। कुछ दिन बाद उनकी मौसी सासू माँ की छोटी बेटी की शादी का दिन आता है। ओ गॉड, शादी का घर है इसलिए रोज मुझे ऑयली फूड खाना पड़ रहा है। कहीं मैं फिर से मोटी ना हो जाऊं। हे भगवान, मुझे ट्रेनर ने जो डाइट बताई थी वो तो मुझे यहाँ मिल ही नहीं रही। अब मैं फिर से पतली हो जाऊंगी। ओ नो। फिर क्या, दोनों शादी वाले घर से शाम के समय चुपचाप बाहर निकलती और बाहर ही अपना अपना डाइट वाला खाना खरीद कर खा लेती। ये रेस्टोरेंट तो काफी बढ़िया है, यहाँ पर जिम करने वाले लोगों के लिए सारी वैरायटी अवेलेबल है। इस वक्त काजल भी उसी रेस्टोरेंट में आई थी। ओ माय गॉड, जेठानी जी यहाँ? इसका मतलब ये भी जिम जाती है। दोनों घर पहुंचकर, क्या बात है जेठानी जी, आप जिम जाने लगी हो और किसी को भनक भी नहीं लगने दी। वाह 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 वाह। तुम भी तो बड़ी चालाक हो, तुमने भी तो किसी को भनक नहीं लगने दी। हाँ, आपसे स्मार्ट जो हूँ। इतना सब कुछ करके भी तू तो फिर से मोटी हो गई। आप भी तो हो गई। कौन सी आप हेमा मालिनी लग रही है, दोबारा से लकड़ी बनती जा रही है। बकवास बंद कर। आप चुप रहिए। दोनों बहू में बहुत लड़ाइयाँ होती है। कुछ दिनों बाद शादी का दिन भी खत्म हो जाता है और फिर त्योहार का समय आ जाता है। अब तो मैं बिल्कुल भी पतली नहीं हो पाऊंगी। इतने दिनों तक शादी में ऑयली खाना खाया, अब त्योहार में भी ऑयली खाना खाना पड़ेगा। सच में मैं भी अपनी डाइट फॉलो नहीं कर पा रही हूँ और ऊपर से काम भी रहता है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देना चाहिए। हम दोनों जैसे भी हैं अच्छे हैं। हाँ देवरानी, तुम सही कहती हो। चलो, आखिरकार तुम लोगों ने खुद को स्वीकार कर ही लिया। हाँ बहू, ऐसा करके तुम लोगों ने अपनी समझदारी दिखाई है। बिल्कुल। इस तरह जेठानी के सर से मोटा होने का भूत और देवरानी के सर से पतला होने का भूत उतर जाता है और दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। खाने पीने की तो हर आदमी की अपनी पसंद होती है, अब उसमें तो किसी का कोई जोर नहीं चलता। लेकिन शर्मा परिवार का खाने का अलग ही नियम है, जिससे उनके घर आई नई बहू काफी परेशान है। शर्मा जी के 2 बेटे थे, मनोज और साहिल। मनोज की शादी रूही नाम की लड़की से हो चुकी थी और छोटा बेटा साहिल अभी कंवारा था और शर्मा जी अपने पूरे परिवार के साथ सुकून से रहते थे। शर्मा जी के घर में सबको पनीर बहुत पसंद था।
महीने में कम से कम 8 से 10 बार वो लोग पनीर की कोई ना कोई डिश जरूर बनाते थे। और पनीर के साथ शर्मा जी के यहाँ बनती थी पूरी, क्योंकि उनके घर का नियम था कि चावल तो वो लोग सिर्फ छोले और दाल के साथ खाते थे, बाकी सारी सब्जियों के साथ सिर्फ पूरी या रोटी ही खाते थे। अरे भाग्यवान, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? समझाते समझाते उम्र बीत गई कि तुम्हें किस चीज के साथ चावल बनाना है और किस चीज के साथ रोटी, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं। अरे क्या हुआ जी, क्यों शोर मचा रहे हैं? तुमसे कितनी बार कहा है कि राजमा के साथ रोटी मत बनाया करो, सिर्फ चावल बनाया करो। अरे गलती हो गई मुझसे, जो आपको रोटी दी थी। रोटियां तो मैंने बड़े के लिए बनाई हैं, उसे चावल खाने का मन नहीं था ना, तो उसके लिए रोटियां सेक दी मैंने। ऐसे ही खाने को लेकर होती खटपट के साथ समय गुजरता जा रहा था और कुछ दिनों बाद छोटे बेटे साहिल की भी शादी सोनाली नाम की लड़की से हो जाती है। शादी के बाद उसकी सास एक दिन सोनाली के पास आती है और कहती है, सोनाली बेटा, आज तुम ऐसा करना कि रात के खाने में पनीर बना देना। मैंने मनोज से पनीर मंगवा दिया है, कई दिन हो गए ना पनीर की सब्जी नहीं बनी। अरे वाह माँ जी, पनीर तो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं ना पनीर की बहुत सारी डिशेस बना लेती हूँ। आज मैं आप सब लोगों को कढ़ाई पनीर बनाकर खिलाती हूँ और उसके साथ ना मैं मटर पुलाव बना दूंगी, बहुत ही अच्छा लगता है। अरे ये क्या कह दिया तूने, चुप हो जा। अगर तेरे ससुर जी ने सुन भी लिया ना कि तूने पनीर के साथ चावल बनाने की बात की है तो शाम बता जाएगी हम दोनों की। हमारे यहाँ चावल सिर्फ छोले और दाल के साथ बनता है, बाकी सबके साथ सिर्फ रोटी या पूरी बनती है। मम्मी जी ऐसी क्या बात है, पनीर के साथ तो चावल बहुत अच्छा लगता है। अरे चुप रहना तू, मरवा के ही मानेगी क्या। उस दिन तो सोनाली चुप हो जाती है और रात में सबके लिए पनीर और पूरी बना देती है। खाना खाने के बाद सब लोग उसके हाथ के पनीर की बहुत तारीफ करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन फिर से उसकी सास कहती है, बेटा बहुत दिन हो गया, आज तू ऐसा करके फिर से जो तूने उस दिन रात को बनाया था ना कढ़ाई पनीर, वही बना देना। रूही को तो आता नहीं कढ़ाई पनीर बनाना, हम तो इतने दिन से मटर पनीर ही खा रहे थे बस। ठीक है माँ जी, लेकिन मेरा ना मन नहीं करता बनाने का, क्योंकि उसको तो चावल के साथ खाने का ही मज़ा है। मैं आप लोगों के लिए बना तो दूंगी, लेकिन मैं जो दिन की दाल बची है उससे खा लूँगी, क्योंकि जो मज़ा चावल के साथ है ना वो रोटी के साथ नहीं है। मुझे तो पूड़ी के साथ पनीर खाने में मज़ा ही नहीं आता। अरे ऐसा क्या है बेटा, कढ़ाई पनीर को पुलाव के साथ खाने में है? माँ जी, उसकी जो ग्रेवी होती है ना, उसमें जब चावल लिपटता है उसको मुंह में डालने पर बस आहा, क्या बताऊं मेरे तो सोचकर भी मुंह में पानी आ गया। बहू के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर सास का मन भी पनीर के साथ चावल खाने के लिए डगमगा जाता है। वो सोनाली से कहती है, बहू ऐसा कर बना ले तो पनीर के साथ अपने लिए थोड़े से चावल, बस अपने ससुर जी को मत बताना, और हाँ थोड़ा सा ना मुझे भी दे देना, मैं यहीं किचन में कोने में छुप कर खा लूंगी। सोनाली चावल बनाकर अपनी सास से कहती है, माँ जी ये लीजिए, आप भी टेस्ट करके देखिए पनीर के साथ पुलाव कैसा लगता है। अरे बहू तू तो सच कह रही थी, कढ़ाई पनीर और पूरे खाने में अच्छा लगता है, पनीर चावल का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ऐसा लगता है पनीर तो बना ही चावल के साथ खाने के लिए है। यही तो मैं आप लोगों को इतने दिन से समझा रही थी। अब से तो ऐसा करना, जब भी पनीर बनाएगी ना मेरे लिए थोड़ा सा चावल बना दिया करना, मैं धीरे से किचन में ही छुप कर खा लिया करूंगी। बस एक बात का ख्याल रखना, घर में किसी को पता ना लगे कि तुमने चावल भी बनाया था। उस दिन रात को सोनाली अपने पति से कहती है, साहिल तुम्हें पता है आज मैंने ना पनीर के साथ थोड़ा सा चावल भी बनाया था, उसे खाकर तो मज़ा ही आ गया, मैं तो उंगलियां चाटती रह गई। अरे ये क्या किया तुमने, कहीं पापा को पता तो नहीं चल गया? नहीं तो घर में हमारा दाना पानी बंद हो जाएगा। अरे क्यों ऐसे उल्टे पुल्टे काम करती रहती हो तुम? नहीं, पापा को नहीं पता चला, तुम लोग ना बस डरते ही रहा करो। तुम्हें पता है वो चावल मेरे अलावा और किसने खाया? माँ जी ने। हाँ, माँ जी ने वहीं किचन में ही पनीर के साथ पुलाव खाया और उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा अब से जब भी पनीर बनेगा उनके लिए भी छुपाकर थोड़ा सा पनीर पुलाव बनाया करो, जिसे वो मेरे साथ चुपचाप रसोई में खा लिया करेंगी।
तुम दोनों खाओ भाई, मुझे तो बहुत डर लगता है पिताजी से। अगर कहीं गलती से उनको पता लग गया तो पनीर की शक्ल भी देखने को नहीं मिलेगी दोबारा मुझे। 10 बातें सुनने को मिलेगी वो अलग। अरे इतना क्यों डरते हो? जब पिताजी नहीं रहेंगे तब तुम भी आके वहीं किचन में खा लेना। अरे टेस्ट करके देखो तो, मजा ना आ जाए तो कहना। कुछ दिन बाद, अरे मनोज भैया, साहिल, आप लोगों की टिफिन मैंने पैक करके डाइनिंग टेबल पर रख दी है, आप लोग यहाँ से ले लेना। मनोज और साहिल अपना टिफिन लेकर ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस जाकर साहिल जब अपनी टिफिन खोलता है तो टिफिन देखकर उसका सर चकरा जाता है। साहिल सोनाली को फोन करता है। अरे सोनाली, ये क्या किया तुमने? मुझे पनीर के साथ चावल दे दिया। अरे लगता है बॉक्स आपस में बदली हो गया होगा। आज छोले और पनीर दोनों बनाया था। मैंने छोले और चावल भैया के लिए पैक किए थे और पनीर पूरी तुम्हारे लिए पैक करी थी, लेकिन लगता है गलती से डिब्बे बदल गए। देखो अब ऐसा करो, नाराज मत हो, आज खा लो ना, आइंदा से मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। ऑफिस में साहिल को पापा का डर नहीं था, इसलिए वो पनीर और चावल खा लेता है रात में। अरे सोनाली, पनीर बचा है या पूरा खत्म हो गया? क्या हो गया? आज पूरी खाने को नहीं मिली थी तो पूरी की याद आ रही है क्या? दिन में तो तुमने चावल खा लिया था, इसलिए मैंने बचाया है तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारे लिए पूरी बनाकर खिला सकूं। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे पूरी नहीं खानी है, मुझे उसके साथ चावल ही खाना है। आज पनीर के साथ चावल खाकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि जीवन में आज तक मैंने कुछ खाया ही नहीं था। क्यों? उस दिन जब मैंने कहा था तब तो तुम बहुत गुस्सा कर रहे थे। अब पिताजी का डर खत्म हो गया क्या तुम्हारे अंदर से, जो चावल मांग रहे हो? अरे मैं मानता हूँ मैंने गलती की थी, मुझे एक बार चावल ट्राई तो करना ही चाहिए था। फिलहाल वो छोड़ो, तुम ऐसा करो, दोपहर का बचा हुआ पनीर पुलाव यहीं ले आओ, मैं यहीं अपने कमरे में खा लूंगा। तुम धीरे से उसको ढक कर ले आना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सोनाली साहिल के लिए चावल और पनीर परोस कर ले आती है और साहिल उसको पूरे मजे के साथ खाता है। वहां दूसरी तरफ सोनाली की हरकतों पर उसकी जेठानी को पिछले कुछ दिनों से शक हो रहा था कि अक्सर वो पनीर बनाने वाले दिन किसी न किसी बहाने से उसको किचन से बाहर भेज दिया करती है। एक दिन उसकी भाभी किचन में छुपकर देखती है तो पाती है कि माँ जी पनीर के साथ चावल खा रही हैं। ये देखकर वो भी किचन में घुस जाती है। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? पापा जी को पता है इस बारे में? अरे तू चुप करना, पापा जी को पता है या नहीं तुझे क्या लेना देना? तुम मुझे पापा जी के नाम से धमकाएगी क्या? अब मुझे जो पसंद है मैं वही खाऊंगी। आई बड़ी पापा जी की हिमायतन। माँ जी, आप इस तरीके से मेरी आवाज को दबा नहीं सकती। मैं अभी जाऊंगी और पापा जी को सब कुछ बता दूंगी। वैसे अगर आप लोग चाहो तो मैं रुक भी सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे बता दे तुझे क्या चाहिए, ये क्या लेकिन वेकिन कर रही है? देखिए, मेरी शर्त ये है कि मुझे भी एक कटोरी पनीर की सब्जी और चावल चाहिए। माँ जी जितने मजे ले लेकर खा रही थी ना, उन्हें देखकर मेरे मुंह में भी पानी आ गया है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अरे भाभी, बस इतनी सी बात, आप बैठिए, मैं आपके लिए भी निकालती हूँ। उसके बाद सोनाली भाभी को भी एक थाली में पनीर और चावल देती है। खाने के बाद, माँ जी आप बिल्कुल सही कह रही थी, आज तक तो हम लोग खाना ही गलत तरीके से खाते थे। अरे पनीर कोई पूरी और रोटी के साथ खाने के लिए नहीं बना, पनीर तो बना ही है चावल के साथ खाने के लिए। मेरा तो कंफर्म हो गया भाई, आज से मैं तो पनीर पुलाव ही खाऊंगी। उसके बाद रूही अपने पति मनोज से कहती है, मनोज आपको पता भी है घर में चल क्या रहा है? अरे ऐसा क्या चल रहा है भाई इस घर में? आपको पता है चोरी चोरी सबने इस घर में पनीर के साथ चावल खाना शुरू कर दिया है। माँ जी, साहिल भैया और तो और हमारे बच्चे भी ना पनीर के साथ चावल खा रहे हैं। अरे करने दो उन लोगों को जो कर रहा है, तुमने तो नहीं खाया ना? अब सही बताओ तो आज मैंने भी खाया पनीर से चावल, और ये इतना टेस्टी लगता है। मैंने तो बोल दिया है आगे से मेरे लिए भी पनीर के साथ चावल बना लिया करो, मैं भी ना उन्हीं के ग्रुप में शामिल हो गई हूँ। अरे तुम सब लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पिताजी का डर बिल्कुल खत्म हो गया है क्या इस घर में से? अगर कहीं गलती से भी उनको इस बात की भनक भी मिल गई तो तुम लोग तो भुगतोगे ही, मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। अरे कुछ नहीं पता चलने वाला पिताजी को। रूही के कई बार कहने पर मनोज भी पनीर के साथ चावल खाने लगता है और फिर कुछ दिन बाद खाने की टेबल पर, रूही क्या बनाया है आज खाने में? अब पनीर और पूरी।
अच्छा तुम ऐसा करो, मेरा थोड़ा हल्का ही खाना बनाना, मेरे लिए 2 ही पूरी बनाना आज, थोड़ा बदहजमी जैसा महसूस हो रहा है। हाँ सोनाली, मेरे लिए भी 2 ही पूरी बनाना, ज्यादा खाने की इच्छा नहीं है। बेटा मैं क्या कह रही हूँ, आजकल ना मेरा हाजमा थोड़ा सही नहीं रहता, और डॉक्टर ने कहा है कि रात के समय थोड़ा हल्का खाना खाया करो, तो मेरे लिए भी तुम छोटी छोटी 2 ही पूरी बनाना, 1 कटोरी सब्जी खा लूंगी बस। क्या हो गया है आज, किसी को भूख नहीं है क्या? पहले तो जब पनीर बनता था तुम लोग 10-10 पूरियां खा जाते थे, आज किसी से 2 पूरी भी नहीं उतर रही गले से। ऐसा क्या हो गया भैया, हमें भी तो पता चले। अब इनको कैसे बताए कि पेट तो हमने पहले किचन में चावल खा के भर लिया है, अब यहाँ क्या खाना खाया है। यहाँ बैठकर तो हम सब लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। मैंने कहा ना मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए कम खा रही हूँ आज। अच्छा, सबकी तबीयत एक साथ खराब हो गई है, ठीक है मत खाओ। जब किसी को खाना ही नहीं है तो बहू बची हुई पनीर की सब्जी फ्रिज में रख दो, इतना महंगा पनीर है, बर्बाद तो मैं होने नहीं दूंगा। सोनाली बचा हुआ सारा पनीर फ्रिज में रख देती है। रात के समय सोनाली की सास की आंख खुलती है तो वो देखती है कि बिस्तर पर से उनके पतिदेव गायब है। ऐसी आधी रात को अचानक पति को बिस्तर से गायब देखकर वो थोड़ी घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद बाथरूम गए होंगे, अभी 2 मिनट में आ जाएंगे। वो काफी देर तक बिस्तर पर लेटे लेटे पति का इंतजार करती रहती है, लेकिन 5 मिनट बीतने के बाद भी वो अपने बिस्तर पर लौटकर नहीं आते। अरे इतनी रात को ये कहाँ चले गए साहिल के पापा? तबीयत तो ठीक है ना उनकी, कहीं आधी रात गए, तबीयत तो बिगड़ नहीं गई। पति की चिंता करते हुए गायत्री देवी बिस्तर से उतर के सीधा बाहर हॉल में आती है, लेकिन हॉल में भी पति कहीं नजर नहीं आता। वो डोर की तरफ देखती है तो वो भी अंदर से बंद था। दरवाजा तो अंदर से बंद है, इसका मतलब साहिल के पापा बाहर भी नहीं गए, लेकिन ऐसे अचानक गए तो गए कहाँ? कहीं छत पर टहलने तो नहीं चले गए? लगता है पेट में गैस बन रही होगी, बहू ने पनीर में मसाला भी थोड़ा तेज ही डाल दिया था। गायत्री देवी जाकर बेटे साहिल का दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर साहिल के साथ साथ बड़ा बेटा मनोज भी बगल वाले कमरे से निकलकर बाहर आता है। क्या हुआ इतनी रात को माँ, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? अरे बेटा पता नहीं अचानक से तुम्हारे पापा इतनी रात को कहाँ चले गए। अरे मम्मी बाथरूम में होंगे, और कहाँ जाएंगे। अरे बेटा बाथरूम में नहीं है ना, और घर का दरवाज़ा भी अंदर से बंद है, इसका मतलब बाहर भी नहीं निकले। मुझे ऐसा लगता है कि छत पर टहल रहे होंगे बेटा। अब मेरे घुटनों में तो दर्द है, तुम ज़रा एक बार छत पर देख कर आओ ना, मुझे ना बड़ी चिंता हो रही है। अच्छा अच्छा माँ, मैं अभी देख कर आता हूँ, आप परेशान मत होइए। पापा जी भी ना, अरे कहीं जाना हो तो एक बार आपसे बात तो कर लेनी चाहिए थी, जानते तो है कि आप बहुत जल्दी घबरा जाती है। साहिल सीढ़ियों के पास पहुंचता है, तभी उसे अपने आसपास थोड़ी सी आहट सुनाई देती है। माँ कुछ आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुछ खा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये आहट रसोई की तरफ से आ रही है। आपने रसोई में चेक किया था? अरे रसोई में क्या करने जाएंगे बाबूजी, तुम भी कैसी बात करते हो। साहिल ठीक कह रहा है, कुछ तो आहट सी आ रही है रसोई से, चलो वहीं चलकर देखते हैं। सभी लोग तेज कदमों से रसोई की तरफ जाते हैं और झटके से किचन की लाइट ऑन कर देते हैं। लाइट ऑन करते ही सामने का नजारा देखकर सबकी आंखें हैरानी से खुली रह जाती है। क्या हो रहा है आधी रात को? हैं? छुप छुप कर क्या खा रहे हैं आप? रात में खाना खाकर आपका पेट नहीं भरा था जो आधी रात को छुप कर ऐसे चोरों की तरह खाना खाना पड़ रहा है? अरे वही खा रहा हूँ जो तुम लोग इतने दिनों से खा रहे हो। क्यों, क्या सिर्फ तुम लोगों का ही मन मचल सकता है? इस बूढ़े का मन नहीं मचल सकता कुछ नई चीज खाने को? तुमको क्या लगता है इस घर में कुछ भी होगा और वो मेरी नजरों से छिप जाएगा? मैंने तुमको और बहू को बात करते हुए बहुत पहले ही सुन लिया था, और छुपके से तुमको पनीर और चावल खाते हुए देख भी लिया था। मैं जानता था कि ये खाना ना खाने का बहाना तुम सब क्यों बना रहे हो। पेट भर के पनीर पुलाव जो खाकर बैठे थे, तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर मुझसे भी रहा नहीं गया। मुझे भी लगा कि इसमें ज़रूर कुछ तो ऐसा स्वाद है
जो तुम ऐसे मेरे मना करने के बाद भी छिप छिप कर खा रहे हो। इसलिए मैं भी कब से मौके की तलाश में था। आज जब पनीर बचा तो मैंने बहू से कहकर फ्रिज में रखवा दिया। सोने से पहले ही जब मैं पानी पीने के लिए फ्रिज की तरफ आया तो मैंने देख लिया कि फ्रिज में थोड़ा सा बचा हुआ पुलाव भी रखा है। बस मैंने सोच लिया कि आज तुम सबके सोने के बाद मैं भी टेस्ट करके देखूंगा कि भैया आखिर तुम सब पनीर चावल के लिए इतने बावले क्यों हुए जा रहे हो। लेकिन देखो, आधी रात को भी चैन से मुझे खाने का मौका नहीं दिया। यहाँ भी सारे के सारे थानेदार की तरह आकर खड़े हो गए। पिता की बात सुनकर दोनों बेटे और बहुएं खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। इसके बाद उनके घर में खाने पर लगी हुई सारी रिस्ट्रिक्शंस हट जाती हैं और पूरा परिवार मजे से जब मन चाहे तब किसी भी सब्जी के साथ चावल खाने लगता है। ये कृष्णा निवास है ना? वो मैंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा था कि शादी के लिए होनहार लड़के की तलाश है आप लोगों को। जी जी, वो इश्तिहार हमने ही डलवाया था। मैं लड़की का पापा, तो आपको अपनी बेटी के लिए लड़के की तलाश है? नहीं नहीं, मेरी सुहागन बहू के लिए। क्या? वही तो राज है, क्यों एक ससुर अपनी बहू के लिए पति ढूंढने निकल पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, शादी मेरी बीवी की। शादी के पहले मॉडर्न लगने वाली गर्लफ्रेंड शादी के बाद कब पतियों को गंवार लगने लगती है पता ही नहीं चलता। और पता लगे भी तो कैसे, पति को सब कुछ समय पर चाहिए और उसके बाद भी बीवी बिल्कुल फ्रेश चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और कुछ ऐसा ही हो रहा था प्रीति के साथ भी। गर्मी की दोपहरी में प्रीति हड़बड़ाकर किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। दाल बन गई, चावल चढ़ गए, एक तरफ रायता भिगो देती हूँ और एक तरफ सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। मम्मी जी कहाँ हैं आप? अपनी सास को आवाज लगाती हुई प्रीति हॉल में आती है। सर पर आटा, हाथ में बेलन और पसीने से लथपथ साड़ी में अपनी बहू को इस हालत में देखकर श्वेता कहती है, हाय रे बहू, तेरा चेहरा तो देख तो सही, घमौरिया हो गई है। तो पहले बैठ थोड़ी देर पंखे के नीचे, ठंडी हो जा, फिर काम कर लेना। अरे कहाँ वक्त है ठंडी होने का मम्मी जी। विपुल ने कॉल किया था, रात को उनके ऑफिस के कुछ कलीग्स खाने पर आ रहे हैं। अगर कोई भी खाना उन्हें 19-20 लगाना तो आप तो जानती हैं उनका गुस्सा। आप ज़रा मेरे साथ रसोई में चलिए ना और दाल टेस्ट कीजिए और सब्जी बताइए ना मम्मी जी कौन सी बनाओ। एक पनीर की सब्जी बना लेती हूँ, लेकिन फिर दूसरी। स्टार्टर्स भी कुछ रख लीजिएगा भाभी, वरना जिस हिसाब से भैया आजकल ऑफ रहते हैं ना, पता चला स्टार्टर्स को लेकर उन्होंने आपको कुछ सुना दिया। अरे बहुत अच्छा बताया दीदी आपने, स्टार्टर्स भी रेडी कर लेती हूँ और डेजर्ट भी तो रेडी करना होगा। डेजर्ट में खीर बना लूँ क्या मम्मी जी? अरे इतना कुछ बना रही है, अब खीर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में मार्केट से मंगाया हुआ आइसक्रीम दे देंगे सबको। इतनी गर्मी में इतना सब कुछ खाने के बाद पेट में जगह भी बचेगी क्या नास पीटो के? और अगर विपुल ने चूँ चा की ना तो कह देना मम्मी जी ने बोला था। पता नहीं किस मुहूर्त में आपने इस सत्यानाशी को जन्म दिया था श्वेता जी। जिस दिन से पैदा हुआ है हमें रुला रहा है। पहले मुझे शादी करनी है तो प्रीति से ही, लगन हो या ना हो अभी के अभी रिश्ता पक्का कर दो। और शादी के 2 साल हुए नहीं कि बच्ची की जिंदगी जहन्नुम बनाकर रख दी है जाहिल ने। हो जाता है जी, आजकल समाज कैसा हो गया है, किसी ने भर दिए होंगे कान बेचारे के, वरना मेरा बेटा ऐसा नहीं था। आप फिक्र मत कीजिए, कोई ग्रह दोष भी तो हो सकता है। मैंने पंडित जी से बात की है, उन्होंने 2 दिन बाद मुझे बुलाया है। अगर ग्रह दोष हुआ तो मैं जाकर कटवा दूंगी। हे भगवान, कहीं मेरी कुंडली के किसी दोष के कारण तो विपुल का स्वभाव ऐसा नहीं हो गया है। आप तो सारी बात खुद पर ही ले लेती हो भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी जा रही है ना पंडित जी के पास, सब पता चल जाएगा। फिलहाल आप चलिए किचन में, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। विपुल के दोस्तों के लिए खाना तैयार करने के बाद प्रीति तैयार होने अपने कमरे में चली जाती है। विपुल को मैं साड़ी में पसंद नहीं हूँ तो आज मैं गाउन पहन लेती हूँ। कोई भी मौका नहीं दूंगी विपुल को नाराज होने का, सब ठीक कर दूंगी मैं। और 10 मिनट के बाद ही विपुल अपने कलीग्स के साथ अपने घर पहुंचता है। विपुल की आवाज़ सुनते ही भागती हुई प्रीति अपने कमरे से बाहर आती है। तुम आ गए विपुल? तुम क्या होता है, जरा तमीज से, लोग है ना साथ में बाबू।
मेरा मतलब है आप आ गए। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे भाभी। वैसे ये लाल रंग का गाउन आप पर बहुत जच रहा है। थैंक यू। आपके भैया ही लेकर आए थे। आइए अंदर आइए। सभी आगे बैठकर सोफे पर बैठ जाते हैं। प्रीति किचन में जाकर सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है और सभी को सर्व कर रही होती है। तभी विपुल बड़ी बड़ी आंखों से प्रीति को इशारा करता है। न जाने ये क्या बोलना चाह रहे हैं। लगता है आज मैं ज़्यादा ही अच्छी लग रही हूँ। मैं स्टार्टर्स लगाऊं भैया? आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाइए। हाँ राज, तुम लोग खाने के लिए बढ़ो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। और प्रीति के पीछे पीछे किचन में विपुल जाकर उसका हाथ जोर से पकड़ते हुए कहता है, बेशर्मी की भी कोई हद होती है। जब हम डाइनिंग के लिए बाहर जाते हैं और मैं तुम्हें मॉडर्न ड्रेस पहनने के लिए कहता हूँ, तब तो तुम पुरानी सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती हो, और जब यहाँ मेरे कलीग्स आए हुए तो ये गाउन पहनकर खड़ी हो गई। नेक देखा है कितना डीप है। उसके बाद भी सभी को तुम झुक झुक कर कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही हो। रिझाना चाहती हो क्या सभी को? मुझसे मन नहीं भर रहा। मतलब ये सावित्री बनने की तुम्हारी एक्टिंग सिर्फ मेरे ही सामने हो रही थी, हैं? असल में तो तुम कुछ और ही हो। इत्तेफाक से श्वेता रसोई के दरवाजे पर आ जाती है और ये सब सुन लेती है। ये सब क्या है विपुल? हाथ छोड़ बहू का। बेचारी प्रीति रोती हुई कमरे में जाती है और साड़ी पहनकर बाहर आती है और सभी को खाना परोसना शुरू करती है। प्रीति को साड़ी में देखकर राज कहता है, क्या बात है भाभी, मैंने आपके गाउन की तारीफ कर दी तो आपने गाउन ही चेंज कर दिया। अगर मैंने आपकी आंखों की तारीफ कर दी होती तो क्या करता भाई? हे भगवान, ये राज भैया को भी ऐसा मज़ा कभी ही करना था। अब तो भैया भाभी की अच्छी खासी क्लास लगा देंगे। डिनर के बाद विपुल के दोस्त जैसे ही वापस जाते हैं उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। रात को जैसे ही प्रीति अपने कमरे में सोने जाती है, मुफ्त में एसी की हवा खानी है तुम्हें? हाँ, कोई जरूरत नहीं है यहाँ सोने की। बहुत हंसी ठिठोली चल रही थी ना राज के साथ तुम्हारी। ये लो, ये तुम्हारा तकिया, हॉल में जाकर सो जाओ। क्या हो गया है विपुल? तुम पहले तो हर सैटरडे मेरे साथ घूमने जाते थे। तुम्हें हर वक्त तुम्हारी प्रीति अपनी आंखों के सामने चाहिए होती थी, पर पिछले 6 महीने से तुम पूरी तरह बदल गए हो। अगर कोई और तुम्हारी लाइफ में आ गई है तो साफ साफ बता दो। अच्छा, तो तुम्हें एसी की हवा खानी है? आराम से कमरे में बैठिए महारानी साहिबा, मैं बाहर जाकर सो जाता हूँ। नहीं तो आप तो मेरी शिकायत कर देंगी ना मम्मी से। और तकिया चादर लेकर विपुल कार में जाकर सो जाता है। कुछ ऐसी हो गई थी प्रीति की जिंदगी। कुछ महीने पहले तक जो विपुल प्रीति को अपने सर पर बिठा कर रखता था, अब वो उसे पूछ तक नहीं रहा था। 2 दिन बाद विपुल प्रीति के पास किचन में जाता है। एक ड्रेस लाकर कबर्ड में रखी है मैंने। आज मेरे ऑफिस की पार्टी है, शाम में मैं तुम्हें लेने आऊँगा, उसी ड्रेस में रहना। विपुल की कही बात मानकर प्रीति सज धज कर विपुल के आने का इंतजार करने लगती है। 6 से 6:30 बज जाते हैं और 6:30 से 7:30, पर विपुल का तो कोई पता ही नहीं लगता। प्रीति के साथ साथ प्रिया, सुरेश, श्वेता सभी विपुल को फ़ोन लगाने की कोशिश करते हैं, पर विपुल कॉल नहीं उठाता और इसी तरह रात के 10 बज जाते हैं और सोफे पर ही प्रिया की आंखें लग जाती है। तभी दरवाजे से गुस्से में प्रीति प्रीति पुकारता हुआ विपुल वापस लौटता है। प्रीति, प्रीति, कहाँ हो तुम? आ गई तुम? अब चले? अब अगर ये तुम्हें ले जाना भी चाहे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा बहू। मजाक बना कर रखा है इस लड़के ने। शाम के 5 बजे से बहू तैयार होकर बैठी है। कहाँ थे तुम? पढ़ दिए पापा के कान तुमने? इमरजेंसी आ सकती है किसी इंसान को कि नहीं है? अरे भाई, जब तुम अपनी फ्रेंड के साथ घूमने अकेले जा सकती हो तो अकेले मेरे ऑफिस नहीं पहुंच सकती थी? कितनी इंसल्ट हुई मेरी। मेरा फ़ोन डेड हो चुका था और कार का टायर पंचर। मेरे कितने फ्रेंड्स की वाइफ अकेले आई थी, और इतनी समझदारी मैं तुमसे एक्सपेक्ट कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें रसोई के बाहर की दुनिया दिखे तब ना। श्वेता ये सब कुछ सुनती रहती है पर कुछ नहीं कहती, और अगली सुबह वो अपनी बहू के साथ पंडित जी के पास पहुंच जाती है। कितना भी पर्दा डाल लूं मैं अपने बेटे के गुनाहों पर
पर पंडित जी उसके गुनाह तो बढ़ते ही जाते हैं। और अभी तो और बढ़ेंगे जजमान। उसकी कुंडली में तो पूरी तरह इस विवाह के भंग होने के आसार दिख रहे हैं। और ये सुनते ही प्रीति फूट फूट कर रोने लगती है। ये तो अच्छी खबर दे दी पंडित जी आपने। अरे रो क्यों रही है बहू? अगर मेरे प्यारे बेटे की कुंडली में इस विवाह के भंग होने के आसार है तो अच्छी बात है ना। मैं तुम्हारे लिए अपने बेटे से भी अच्छा लड़का ढूंढ दूंगी। अगर वो मेरा बेटा है तो तू भी मेरी बेटी है। बहुत रो लिया तूने, अब रोएगा तो विपुल। और घर पहुंचती ही श्वेता प्रिया से कहती है, विवाह.com पर प्रीति की अच्छी अच्छी फोटोज डाल दे और उसका अकाउंट बना दे। नीचे लिख देना, खाना अच्छा बनाती है, मॉडर्न प्लस संस्कारी, एक अच्छे शरीफ घर के लड़के की तलाश है। मम्मी ये आप क्या कह रही हैं? जो बोला वो कर। और आप न्यूज़पेपर पर ऐड डलवा दीजिए कि हमें एक होनहार लड़के की तलाश है। शादी की बात है, 8-10 लड़के देखेंगे तब तो कोई पसंद आएगा। श्वेता के ऐसे डिसीजन से सभी चौंक तो गए थे, पर विपुल का स्वभाव देखकर उन्हें भी कोई दूसरा रास्ता समझ में नहीं आता और वो भी श्वेता की बात मान लेते हैं। अगले ही दिन से न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़कर लोगों की लाइन कृष्णा निवास के बाहर लगने लगती है। नमस्ते जी। आप कौन भाई साहब? वो तेरी बहन है ना बेटा प्रीति, उसकी शादी के लिए तुम्हारे पापा जी ने न्यूज़पेपर में इश्तेहार दिया था, उसी को पढ़कर हम आए हैं। आजा बेटा रोहन, इत्थे आ। क्या प्रीति के लिए? अरे भाई प्रीति मेरी बीवी है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा जी, अगर उसे पहले से ही घर संभालने की ट्रेनिंग मिल गई हो तो वो तो अच्छा है ना, अच्छे से हमारा घर भी संभाल लेगी क्या पापा जी? जी बेटा जी। चलिए निकलिए निकलिए, वरना मुझे पुलिस वालों को बुलाना होगा। अपने दरवाजे पर अपनी बीवी के लिए रिश्ता आता देखकर विपुल का तो दिमाग ही चकरा जाता है। वो फौरन सभी को आवाज लगाकर हॉल में बुलाता है। कोई गलती नहीं हुई भैया, न्यूज़पेपर में प्रीति ही नाम छपवाया है पापा जी ने, और वो मेरे लिए नहीं भाभी के लिए ही लड़का पसंद कर रहे हैं। अब जिस लड़की को आप जैसा लड़का मिल चुका हो जो उसे इस तरह बेइज्जत करता हो, उससे अच्छा तो यही है ना कि भाभी अपने घर की हो जाए। जिस दिन मैं प्रीति को अपने घर लेकर आई थी ना, मैंने उस दिन से ही उसे अपनी बेटी मान लिया था, और उसके साथ इतना गलत होता मैं नहीं देख सकती। तुझे प्रीति अपने लायक नहीं लगती ना, कोई बात नहीं, मेरी बहू जिसके लायक है उसी को मिल जाएगी। और बड़ी मुश्किल से हमने रिश्ता ढूंढा है, तो लड़के वालों को दरवाजे से वापस भेजने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी किसी 20-22 साल की लड़की की तरह शर्माती हुई प्रीति अपने कमरे से बाहर आती है। मम्मी जी, लड़की वाले आ गए क्या? आप सबके सब इस लड़की के साथ रहकर पागल हो गए। मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अब हर वक्त विपुल के सामने या विपुल के पीछे कृष्णा निवास में लड़के वालों की लाइन लगी रहती और चारों सास ससुर ननद और बहू मिलकर लड़के छांटते रहते। यहाँ तक कि अब लड़कों को अच्छी तरह परखने के लिए प्रीति उनके साथ घूमने जाना भी शुरू कर देती है। एक रोज विपुल अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में होता है, जहाँ वो देखता है कि प्रीति किसी लड़की के साथ खाना खा रही है। अब कितनी प्यारी है प्रीति जी, मैंने आज तक आप जैसी सीधी सादी और स्मार्ट लड़की नहीं देखी, वरना ज़रा भी दिमाग होने के बाद लोगों को ना घमंड आ जाता है, और आप में तो घमंड है ही नहीं। कैसे आपने एक झटके में मेरे ऑफिस की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बस शादी करके आप मेरे घर आ जाइए, फिर मैं तो अपनी ऑफिस की चाबी भी आपको ही हैंड ओवर कर दूंगा। अबे तेरी तो। ये सुनते ही विपुल गुस्से में सूरज का कॉलर पकड़ लेता है। तुम्हारी औकात भी नहीं है सूरज को हाथ लगाने की, बाहर गार्ड्स खड़े हैं। अगर सूरज ने एक बार भी नजर घुमाई तो कहीं दिखोगे भी नहीं तुम। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे वैल्यू नहीं करते तो दुनिया में कोई नहीं करेगा? दूर रहो मेरी लाइफ से। विपुल गुस्से में बाहर चला जाता है। दिन बीतते जाते हैं, विपुल के घर का माहौल भी बदलता जाता है। किचन का खाना बनाना तो दूर, अब प्रिया सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र पहनना भी बंद कर देती है। हद कर दिए प्रीति ने, मजाक बनाकर रख दिया है शादी का। क्या खुद में बड़बड़ा रहा है बेटा?
शादी में क्या पहनेगा यही सोच रहा है। प्रीति को सूरज पसंद आ गया है तो हम सोच रहे हैं कि शादी की तारीख जल्दी ही निकाल ले। तभी अपनी बड़ी सी कार में सूरज घर के बाहर पहुंचता है। प्रीति, आराम से रेडी हो जाओ, इट्स अ रिमाइंडर, हमें मूवी जाना है। ये होता है प्यार नहीं पापा? 12 बजे की मूवी है और सूरज जी अभी आ गए। हर रोज़ ये सब देखकर विपुल का दिमाग खराब होता जा रहा था और शादी की तारीख निकलते ही घर में डेकोरेशन का काम शुरू हो जाता है। आप सबको क्या लग रहा है मुझे फर्क पड़ रहा है प्रीति की शादी से? अरे भाई, जिसे खुद दूसरी शादी करने से फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी शादी से मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? अरे अच्छे से सजाइए भैया और महंगे फूल लगाइए। आखिर शादी मेरी बीवी की है, 4 दिन के बाद है ना शादी, तो सारी रस्में आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। अब तुम्हें आखिरी दिन ही मिलूंगा, सीधा फेरों के बाद। विपुल को अब तक ये सब नाटक लग रहा था और 4 दिन बाद जैसे ही वो अपने घर आता है वहाँ कोई नहीं होता। घबराहट के मारे विपुल के पैर लड़खड़ा जाते हैं। वो भागता हुआ वेन्यू पर पहुँचता है जहाँ दरवाजे पर उसे उसके पापा मिलते हैं। ये सब क्या है पापा? प्रीति वेड्स सूरज, अपनी बहू का हाथ आपने किसी और के हाथ में दे दिया पापा। आपको मेरे बारे में तो सोचना चाहिए, कितना प्यार करता हूँ मैं प्रीति से पापा। कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ बेटा कि मैं चांद से बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं चांद के लिए क्या करता हूँ? कुछ नहीं ना। कम से कम मैं उसे निहारता तो प्यार से हूँ। तूने तो बहू को निहारना तक बंद कर दिया था। तू तो उसे धुतकारता रहता था बेटा, तो चली गई हुआ। रोता हुआ विपुल आगे बढ़ता है जहाँ उसे उसकी मौसी मिलती है। कोई बात नहीं बेटा, रो मत, ये आज नहीं तो कल तो होना ही था। अब प्रीति तो खुश रहेगी बेटा। नहीं होना था मौसी, नहीं होना था। ये क्या हो गया? पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है, भाई तू यहाँ, मुझे पता था तू आ जाएगा। भाग भाई, देरी नहीं हुई है, फेरे अभी तक शुरू नहीं हुए। भागता हुआ विपुल मंडप पर पहुंचता है। रुक जाइए पंडित जी, ये शादी नहीं हो सकती। हाथ जोड़कर मैं तुमसे विनती करता हूँ सूरज, मेरी प्रीति मुझे लौटा दो। सहरा बांध के मैं आया था प्रीति तुम्हें ले जाने के लिए, तुम कैसे भूल गई? प्रीति, मुझ पर क्या तुम्हारा हक नहीं है? तुम मुझे मारती पीटती गालियां देती, पर ऐसा छोड़कर क्यों चली जा रही हो तुम? जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो क्या माँ उन्हें छोड़कर दूसरे बच्चे का हाथ थाम लेती है? न जाने मुझे क्या हो गया था प्रीति, तुम्हें पाने के बाद मैं तुम्हारी अहमियत ही भूल गया। मुझे ये दिखाई नहीं कि शादी के बाद तुम सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पूरे परिवार को संभाल रही थी। खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, क्या नहीं कर रही थी तुम मेरे लिए। और मैं था कि तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात में बुराई निकाल रहा था, क्योंकि बुरा तो मैं था, खोखला था, खोखला। अगर किसी एक पल में भी मेरा प्यार तुम्हें सच्चा लगा होगा तो भीख में ही मेरे पास आ जाओ प्रीति। और मंडप से उठकर लाल जोड़े में प्रीति अग्निकुंड को लांघकर विपुल के पास आकर उसे गले लगा लेती है। प्रीति के पैरों पर गिरकर विपुल अपनी गलती की माफ़ी मांगता है और तब जाकर सहरा हटाकर प्रिया बाहर आती है। मुझे तो लगा था भैया आप फेरों के बाद ही आओगे। देर आए दुरुस्त आए। बस आज ये जो साज श्रृंगार में पैसे बर्बाद हो गए ना, उसका अफसोस है मुझे। मुझे कोई अफसोस नहीं है और ना मैं किसी और को अफसोस होने दूंगा। पंडित जी, मंत्र पढ़िए, अब तो फेरे होकर रहेंगे। मैं उस विपुल को त्याग कर अपनी प्रीति के लिए बेस्ट हस्बैंड बनकर उसका हाथ थामता हूँ, ये मेरा वचन है। और अपने सास ससुर के कारण प्रीति को अपने पति का प्यार दोबारा मिल जाता है और कृष्ण निवास फिर से खुशहाल हो जाता है।